सीआरटी में कितने वैक्यूल्स दिए हैं बेटा? कौन कौन से दिए हैं? और कौन दिया है? और कौन दिया है? आइए, सुना था पिछली रात दो दो चांद निकले थे। है, बताओ तुम्हें क्या जरूरत थी क्लास में आने की? आइए आइए सब साहब। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फूड वैक्यूल्स। ए, हेलो कर रहे हैं? सब क्लास क्यों नहीं आए? बड़ा क्लास। पता था बायो चलेगा, पहला क्लास बायो रहेगा, पता था? कितने लोग को पता? कैसे तुम लोग को पता चला? कल ही बता दिए थे। काहे बता दिए? लिखिए, फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, क्या है? और आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें आता है? आइए सर, ये मान लीजिए अमीबा है। कौन है? अमीबा है, ठीक है। ये इसका फूड वैक्यूल है। क्या है बेटा? फूड वैक्यूल। ये भाई साहब हेल्प करता है, मदद करता है। किसमें? हमने लिख दिया हेल्प करता है। हेल्प मतलब मदद करना। हेल्प इन इंगल्फिंग। इंगल्फ मतलब होता है निगलना। इंगल्फिंग ऑफ फूड या प्रे। प्रे माने शिकार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनको खाने के लिए इनका यूज करते हैं, जिसका नाम होता है फूड वैक्यूल। क्या नाम होता है? तो बताओ, फूड वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है? बोलो हाँ या ना। चलिए सर, अगला आप में नहीं दिया एनसीईआरटी में, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल मतलब जो बायोन्सी में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? बायोन्सी में। मतलब सेल को डूबने से बचाता है, सेल को लगातार तैरने में हेल्प करता है। नहीं दिया तो नहीं लिखवाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला हेडिंग डालिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास कल कौन कौन नहीं आया था? इस रो में क्लास कौन कौन नहीं आया था? क्यों नहीं आई थी? अच्छा, पहली क्लास लेके चली गई थी, क्यों? किसका? कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, उसकी वजह से। हाँ। अच्छा, हमें लगा कहीं दिमाग ना हिल जाता हो, कहीं चोट लगा है, कहीं आमी मंजू लिखा है। पता नहीं चल रहा है। तुम क्यों नहीं आते कल क्लास? कल क्लास कौन कौन नहीं आता? कोई बात नहीं, एक दिन पता चलेगा जब माँ बाप का पैसा एक साल बर्बाद कर लोगे, तब पता चलेगा। और जिस दिन खुद अपने माँ बाप की जगह पहुंचोगे, उस दिन पता चलेगा। हेल्प इन इंगल्फिंग ऑफ फूड या प्रे। जब खुद उस दिन उस स्थिति उस स्टेज पे पहुंचोगे, तब पता चलेगा पैसा क्या होता है। अभी नहीं समझोगे ना। कोई नहीं समझता, आप ही नहीं गलत हो। इस स्थिति में कोई नहीं समझता, क्योंकि मिल रहा है 5-10 हजार महीना ना, और फीस दे दिए हो ना, तो कहाँ बढ़िया कमाना पड़ नहीं रहा है, 5-10 हजार रुपये महीना मिल रहा है। नहीं, कुछ लोग को छोड़ के हमने बोला मिल रहा है तो टेंशन किस बात की। हाँ चल रहा है काम, पापा पैसा तो दे ही रहे हैं। पापा से पूछना पापा कैसे कमाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। कभी पूछे उनसे कि पापा आप कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं?
कैसे आप देते हैं पैसा? वो अपने लिए भले कुछ नहीं खरीदते होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हर चीज के लिए पैसे को अवेलेबल करते होंगे, तभी आज यहां हो। किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसा देके यहां तक भेजे हैं, और उन्हीं के साथ गलत कर रहे हो। देखो, मस्ती अलग चीज होती है, हम खुद करते हैं यार बहुत मस्ती, क्या करवाते भी हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, अपने काम को प्रायोरिटी हमेशा देना। जो आपका काम है ईमानदारी से करना। कैसे करना? बाकी सब कुछ ठीक है, काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है, आपको जरूर कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करवाएगा। अब ईमानदारी से नहीं, एक दिन आना 4 दिन गायब, 4 दिन आना 1 दिन गायब, तो फिर ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता। तुम्हें ही होगा। 25 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था इस बार, 2025 में कम से कम डालेंगे 30 लोग फॉर्म। कंपटीशन बढ़ेगा, और भाई जल्दी जल्दी अगर सेलेक्ट नहीं हो गए तो कंपटीशन हर साल बढ़ता है, और हर साल बढ़ेगा। सेलेक्ट नहीं होगे फिर क्या करना पड़ेगा? बीएससी, बीए, यही सब ऑप्शन बचेगा, बी फार्मा, डी फार्मा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मॉर्निंग वाले बैच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डी फार्मा, बी फार्मा करके तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है बेटा। प्लेन एमबीबीएस का कुछ दिन में कोई स्कोप नहीं रहेगा जब तक आप एमएसएमडी नहीं करोगे। आज भी नहीं है प्लेन। प्लेन मतलब आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उसके बाद भी आपको एमएसएमडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, एक स्पेशलिस्ट बनोगे। तो माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करिए। और रोज रोज मैं समझाऊंगा नहीं, सिंपल सा फंडा है, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से माँ बाप पैसा दे रहे हैं, क्या वो 1 आध महीने गैप कर देते हैं क्या पैसा देने में? हर महीने भेजते हैं ना, तो आप उनके पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों एक दिन आते हो 4 दिन गायब? और उनको नहीं पता होता, किसी माँ बाप को नहीं पता होता कि आप नहीं जा रहे हो क्लास, और अगर वो पूछते हैं तो आप बहाना बना देते हो, और आपको नहीं पता कि आप ये जो बहाना बनाते हो वो अपने लिए बनाते हो, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। वो माँ बाप के लिए कुछ नहीं है फर्क पड़ता। यहां बैठे कई लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी किसान होंगे, सीजन वाइज पैसा आता होगा, खेती करते होंगे, गेहूं के सीजन में गेहूं बेचते होंगे तब पैसा आता होगा, धान के सीजन में धान बेचते होंगे तब पैसा आता होगा, और उससे आपको पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे गार्जियन होते हैं जो खेत को गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। कई गार्जियन यहां ऐसे भी होंगे आपके में ही जो कर्जा लेके भेजे होंगे आपको, और अगर हर महीने भेजते पैसा, अगर किसी महीने नहीं रहा उनके पास पैसा, तब भी वो किसी से उधार लेके आपको भेजते हैं, लेकिन भेजते जरूर हैं। पैसा अपने काट देंगे, अपना पैसा नहीं, अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, लेकिन आपके ऊपर भेज देंगे कि हमारा बेटा दिक्कत ना हो, उसको पढ़ने में ना दिक्कत। और आप क्या कर रहे हैं यार? आपको लग रहा है अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हैं? नहीं, आप अपने साथ कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपने साथ भी नहीं कर रहे हैं। जिस स्थिति में आप हैं, इससे बुरी स्थिति में आपकी आने वाली जनरेशन होगी, याद रखना ये बात, अगर आप मेहनत नहीं किए तो। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिए, गरीब परिवार में जन्म लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी गरीब अगर रह गया तो बहुत दिक्कत वाली बात। नहीं रहना चाहिए। माँ बाप के बारे में सोचो तो यार, लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेशन अगर कोई होता है तो होते माँ और बाप। बहुत संघर्ष करके आपको यहां तक भेजे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करे, चाहे सही चाहे गलत, लेकिन आपके लिए करते हैं सिर्फ। जब आप अपने काम को सम्मान नहीं दोगे, काम वर्क को सम्मान नहीं दोगे, तो अपने माँ बाप को सम्मान भी आप नहीं दे सकते। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि सबसे बड़ा आज आपका धर्म है आपका काम, वही नहीं कर रहे हो यार, तो माँ बाप को क्या रिस्पेक्ट दोगे? नहीं दे पाओगे रिस्पेक्ट। जब तक वो पैसा दे रहे हैं तब तक रिस्पेक्ट दे रहे हो, कल को कुछ नहीं करोगे, ना तुम्हारे पास पैसा होगा ना उनके पास देने के लिए पैसा होगा, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। और वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप बन जाएंगे तो माँ बाप को ये दे देंगे वो दे देंगे? अबे कुछ नहीं दे पाएंगे, आप कुछ नहीं दे पाएंगे, जीरो। बेटा आपकी उम्र अभी 20 साल है, कितनी है? और माँ बाप की उम्र 50 साल है। आपकी बची कितनी है? 50 साल। उनकी बची कितनी है? 20 साल। और आपके संघर्ष के टाइम में उनके 10 साल निकल जाते हैं बेटा।
तो बचा कितना उनका? मात्र 10 साल। 10 साल में उनके लिए क्या कर दोगे बे? और वो खुद इतने काबिल होते हैं कि ये 10 साल वो कुछ भी ना करे तब भी अपना काट लेंगे। ये जो अपना इन्होंने 50 साल दिया है, वो सिर्फ आपके 50 साल को बेहतर करने के लिए दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कि आपका 50 साल बेहतर हो। आप कहीं अपने 50 साल को ना गंवा दीजिए अपने आने वाली जनरेशन के बेहतर बनाने के। बस इतना याद रखना। अगर कभी लगे कि आप हार रहे हो, कभी लगे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कभी लगे कि बहुत तकलीफ में हो, तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। बहुत हारे हैं वो अपने जीवन, बहुत तकलीफें झेले हैं वो अपने जीवन में। कोई माँ बाप अपने बच्चों के सामने अपनी तकलीफ बयां नहीं करता कि बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जिस दिन पैसा कमाओगे उस दिन पैसे का वैल्यू समझोगे। उस दिन 1 रुपया खर्च करने से पहले 1 लाख बार सोचोगे बेटा। और वो निस्वार्थ भाव से आप पे लाखों खर्च कर देते। क्या वैल्यू नहीं है उनके पैसे का? बोलो, वैल्यू नहीं है उनके पैसे का? आप बर्बाद कर दोगे उनके पैसे। बेटा भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर अपने माँ बाप का पैसा आप ऐसे ही बर्बाद कर दो। भगवान भी नहीं माफ करेगा, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। तो बस इतना याद रखना कि आपको पढ़ना और रेगुलर रहना। 1 साल ना, 1 साल की बात है ना, 1 साल। हमने क्या बोला? 1 साल अगर आप रेगुलर हो जाओ, क्या हो जाओ? रेगुलर। बेटा सिलेक्शन आपके सामने छोटी सी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? छोटी सी। और उसके सामने आप बड़े से दिखाई दोगे। समझ में आ रही बात? तो आज से क्लास रेगुलर रहिए, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो भगवान भी अगर यहाँ के पढ़ा देंगे वो भी सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है यार, आप 1 दिन आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, तो जब आप चौथे दिन आओगे तो समझ में आएगा। तो टीचर आपकी नजर में बुरा तो बनेगा ही ना। बोलो ना। हमने बोला आप जॉब कर रहे हैं, एक महीने 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में आप 20 दिन जॉब करो, 10 दिन गायब हो जाओ, सैलरी मिले कम, तो गलती किसकी? आपकी है ना। लेकिन बुरा किसे कहोगे? मालिक को। सैलरी काट लिया। अरे खुद को देखो, तुमने 10 दिन नहीं आए तो सैलरी नहीं काटेगा। तो सिंपल सा फंडा, आप नहीं आओगे तो नुकसान होगा। और लेकिन आप ये गलती तब समझोगे जब ठोकर खाओगे। और जब हो जाएंगे, या तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। या तो बहुत दुखी रहोगे, या तो काका तुम दलाल बन जाओगे 2 साल 3 साल बाद। दलाल मतलब समझते हो? ब्रोकर्स। लड़के जो 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, वो एडमिशन करवाते हैं इधर उधर, और एडमिशन करवाते पैसा खाते हैं। आपको पता है? वो अपना उसी में चलाते हैं, उनको मजा आने लगा। लेकिन उनको नहीं पता कि 10 साल बाद क्या होने वाला उनके साथ। और वो आपको सजेस्ट करेंगे, कहेंगे बेहतरीन है, ये टीचर बेहतरीन, वो टीचर बेहतरीन। क्यों? पैसे के लिए। कि आपका एडमिशन करवा देंगे, पैसा मिल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये करवा के वो क्षणिक पैसा पा रहे हैं, थोड़ा पैसा पा रहे हैं, लेकिन उनका आने वाला कल बर्बाद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा 1 साल मिला अगर ना, तो 1 साल मत जियो यार, मत जियो अपने लिए, मत इंजॉय करो। 1 साल त्याग दो पूरा, सेलेक्ट हो जाओ, फिर कई साल बेहतर हो जाएंगे बचे हुए। अगर नहीं त्यागोगे तो कई साल बर्बाद हो जाएंगे बचे हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़के नहीं करेंगे तो बेटा बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। आप लोग नहीं डॉक्टर बनोगी तो बेटा कल को कहीं भी माँ बाप शादी कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, आप लोग की जिंदगी तो गई। हमें लग रहा पढ़ रही हो डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर बनने के बाद आप भी अपना लाइफ जीना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। नहीं जी पाओगे अगर डॉक्टर नहीं बने तो। मेरी बात समझ रहे हो ना? अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे, चलेगी लाइफ बस ऐसे ही। और आप लोग तो किया हो ना हुई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मुद्दा है, शादी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप नहीं समझ रहे हैं। आज नहीं समझेंगे, जब पता है कब, जब हो जाएंगे 30 से के करीब, और 30 के करीब जैसा पहुंचेंगे, फैमिलियों वाले बोलेंगे अब तो उम्र हो गया, अब तो कर लो। फिर आप बोलेंगे अभी नहीं, तो कहेंगे कर का लिए तुम अभी तक? तुम कुछ करो तब कहो अभी नहीं। तुमने कुछ किया ही नहीं और कह रहे हो अभी नहीं।
तो बेटा 30 के अंदर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा क्या, शादी। और तुमसे कोई कोई क्यों शादी करेगा? क्या हो, क्या बन गए? उसकी इच्छाएं पूरा कर पाओगे? ना 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 बेटा, गलत जा रहे हो। बायो के स्टूडेंट हो, हर इच्छा वही नहीं होती है। हाँ बेटा, हेडिंग डालो, माइटोकॉन्ड्रिया। मेहनत से पढ़ो, और टेस्ट में कल टेस्ट है, पता है ना? अच्छा नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आया ना तो उठा के फेंक दे 12वां खिड़किया से। आओ सर, माइटोकॉन्ड्रिया सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपके घर में अगर लाइट कट जाए तो इन्वर्टर लगा होगा, और इन्वर्टर से तुरंत सारी लाइटें फैन चल जाती। क्यों? क्योंकि उसी इन्वर्टर से निकलता है पावर। क्या निकलता है? पावर। और वो पावर पूरे घर में फैल जाता है और हर जगह की लाइट और फैन को ऑन कर देता है। जैसे हमारे बॉडी में, कौन बेटा? हमारे बॉडी में ऐसी कई ऑर्गन हैं जो हमें पावर देते हैं। क्या देते हैं? पावर। ऐसे ही सेल में एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो सेल को पावर देता है। क्या देता है? पावर। और उस ऑर्गेनेल का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? और इसके बारे में बताया किसने? अल्टमान ने। किसने बताया? अल्टमान। तो लाइन लिखो, डिस्कवर्ड बाई, क्या लिखोगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई अल्टमान। शक्तिमान नहीं, अल्टमान ने। किसने किया था? अल्टमान। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको देखने के लिए हमें स्टेनिंग करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। ये आसानी से तब दिखेगा जब हम स्टेनिंग करेंगे। सीन आफ्टर, सीन मतलब दिखना, इजिली, आसानी से दिखेगा। आफ्टर द स्टेनिंग, क्या करने के बाद बेटा? स्टेनिंग करने के बाद। और स्टेनिंग मतलब क्या होता है? रंगना। स्टेनिंग क्या होता है? रंगना। और स्टेनिंग हम किससे करते हैं जल्दी बताओ? विद द हेल्प ऑफ डाई। हाँ, मैं यहां बदलवाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ डाई। डाई का नाम लिखना है। ठीक है। वो तो है ही है, एक और है। अच्छा एक बात बताओ, स्टेनिंग हमने कर लिया, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, स्टेनिंग करने के बाद हमने देखा किसमें? अंडर द माइक्रो, किसमें देखा बेटा? स्टेनिंग अंडर द माइक्रो स्कोप। माइक्रोस्कोप में देखा, बोलो हाँ या ना। किसमें देखा बेटा? माइक्रोस्कोप में देखा। अच्छा एक क्वेश्चन है, जवाब दोगे? कैसा स्ट्रक्चर दिखा बेटा? सिलेंड्रिकल दिखा? सिलेंड्रिकल, डबल स्ट्रैंडेड। कैसा दिखा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया कि नहीं? डबल मेम्ब्रेनस, सॉरी, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखा? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब हमने क्या बोला? हमें आसानी से कब दिखा? स्टेनिंग होने के बाद। किसमें दिखा? माइक्रोस्कोप में। कैसा दिखा? सिलेंड्रिकल, डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस मतलब एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, और एक होगा इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर इसको थोड़ा छोटा करें, फिर यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊं। क्या बनाऊं? डायग्राम। एक एक के बारे में बताऊंगा, ठीक है?
हो गया बेटा? इसको छोटा कर दें? ठीक है, अब सुनना। हमने एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? डायग्राम। ये है डायग्राम। क्या है ये? डायग्राम है। ये सेल है। कौन है बेटा? ये सेल है। बोलो हाँ या ना। ये कौन है? सेल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन पाए जाते हैं? अच्छा फिर से बताओ। हमने बोला देखा किसने? अल्टमान। देखा किसने? और हमने बोला इसको आसानी से हम कब देख सकते हैं? स्टैनिंग करने के बाद। और किसके द्वारा देख सकते हैं? कैसा देख सकते हैं? सिलेंड्रिकल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मतलब, और समझ में आया? अब सुनिएगा। हमने बोला इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। क्या भरा होता है? ये बच्चा बच्चा जानता है। बोलो हाँ या ना। अब सर और ऑर्गेनेल्स बनाने की जरूरत यहां पे नहीं, क्योंकि हम पढ़ सिर्फ किसके बारे में रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बोला ये है साइटोप्लाज्म। कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? और हमने बोला इसमें भाई साहब, किसमें? इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसा। थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि दिखे। ठीक है ना बेटा? ये इस शेप का होता है। कई सिलेंड्रिकल होते हैं, कई होते हैं सॉसेज शेप। सॉसेज मतलब जानते हैं कैसा होता है? अच्छा आपने देखा होगा गांव में एक फकीर आते हैं। कौन आते हैं? फकीर। और वो फकीर मोर का पंख लिए रहते हैं हाथ में, और एक ऐसे गोल सा लिए रहते हैं, और ऊपर थोड़ा खाली रहता है। क्या रहता है? खाली। उसमें पैसा रखते हैं। क्या रखते हैं? पैसा। वैसा ही सॉसेज होता है। सुनो, तरबूज खरबूज जानते हो? लाल वाला क्या होता है? खरबूज या तरबूज? खरबूज होता है ना, तरबूज होता है ना, वाटरमेलन। और हमने बोला लाल वाला कुछ इसी शेप का होता है। बोलो हाँ। और उसका ऊपर से इतना कट कर दो। क्या कर दो? कट। और अंदर से पूरा मटेरियल निकाल दो, अंदर खाली हो जाएगा। वही होता है सॉसेज। क्या होता है? सॉसेज। और हमने बोला सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और सॉसेज। अब सुनिएगा, ये तो इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। कौन हो गया? कौन सा मेम्ब्रेन? अभी बनाना नहीं, मिटा सकता हूं। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और हमने बोला ये अंदर वाला है, और अंदर वाला मेम्ब्रेन थोड़ा फोल्डेड होता है। क्या होता है? अरे बोलो ना। और ये फोल्डेड होके एक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है? स्ट्रक्चर। और उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्नी और क्रिस्टी में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में पाया जाता है, क्रिस्टी आपके माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रिस्टी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत काम है। कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां पे बेटा? आइए, तो हमने बोला ये कौन सा मेम्ब्रेन है? फटाक से जवाब दो। इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, जेल के जैसा। कैसा पाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बराबर समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। यस सर। अच्छा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे आपके सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला ये मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? क्या है? और मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं, बगल में लिख लेना। क्या? जेल लाइक फ्लूइड। क्या लिखेंगे? जेल, या हम बोल सकते जेल लाइक फ्लूइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। यस सर। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने बोला ये जो अंदर की तरफ फोल्डेड है, इसका नाम क्या है? क्रिस्टी। क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक हो? क्या नाम है? और हमने बोला ये जो क्रिस्टी होता है ना, बोलो क्या होता है? क्रिस्टी। इसके ऊपर एक गदा जैसा, कैसा?
गधा जैसा ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक नहीं, बहुत सारे होते हैं। क्या बोला? बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजोम। और ये ऑक्सीजोम कोई छोटा मामूली आदमी नहीं है। ये ऑक्सीजोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां बैठा बच्चा बच्चा कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया होगा। अब सुनिए, हमने बोला कि इसके अंदर, किसके अंदर? ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सर, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन होता है? इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए। और बेटा आपके एनसीईआरटी में शायद दिया है सिंगल स्ट्रैंडेड, दिया होगा ना, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यही दिया है ना। वैसे ज्ञान की बात बताएं तो इनके अंदर जो खुद का इनका डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है? खोल के देखो, एनसीईआरटी में सिंगल दिया है या डबल? सिंगल दिया है। लेकिन बेसिकली और जनरली और सच्चाई में कैसा होता है? डबल। कैसा होता है? लेकिन चाहे एनसीईआरटी कुछ भी बोले, हमें एनसीईआरटी की ही माननी है, क्योंकि अगर आंसर में सिंगल आ जाएगा तो सिंगल ही सही रहेगा। अब डबल पे ज्ञान बरसाओगे तो सही नहीं, गलत मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? गलत। तो हमने बोला इसके अंदर इनका खुद का डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है जल्दी बताओ? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, गोल है ना, तो सर्कुलर डीएनए होगा। बोलो हाँ या ना। कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और इनके पास एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? ये एंजाइम है, इनके पास एंजाइम भी पाए जाते हैं। सर, इस एंजाइम का जिक्र आप सोचो मैं कहां करूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम का जिक्र मैं कहां करूंगा? सर, क्रेब्स साइकिल में। कहां करूंगा? कहां करूंगा? कहां करूंगा? उसमें जितने एंजाइम होते हैं सब इसके अंदर पाए जाते हैं। सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहां जिक्र करूंगा? इलेक्ट्रॉन। जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं, जितने भी आप उसमें एंजाइम पढ़ते हो, सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। सर, अगला अगला हमने बोला इनके पास राइबोसोम भी तो होता है। कैसा होता है? 70S। कैसा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम इनके पास होता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगला, अच्छा, इनके पास आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल भी होते हैं, ऐसे आरएनए के। किसके? तो ऐसे लिखा, फ्यू, फ्यू माने कुछ, मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। अब आप डायग्राम बना लीजिए धड़ाक से। चले आगे बढ़े? रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक काम सुन लो, बाद में लिख लेना, हम मौका दे देंगे लिखने। क्या दे देंगे? मौका लिखने का, ठीक है? पहले सुन लो। अच्छा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही है ना? अरे बोलो ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? पावर हाउस कॉल्ड, लिखना नहीं प्लीज, लिखना नहीं अभी, क्योंकि पहले ये लिखोगे तो डायग्राम नीचे बनाओगे, तब तो लिखोगे ना। हटा दिया मामला ना, तो रुक जाओ। इसीलिए तो हमने लोग पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। सुनिए क्यों बोलते हैं। सर, पावर हाउस मतलब ऊर्जा देगा। अरे पावर हाउस मतलब ऊर्जा घर होता है ना, एनर्जी हाउस। पावर वही देगा जिसके अंदर एनर्जी होगा ना बे। अब एनर्जी नहीं होगा तो पावर कहां दिखाओगे? दिखा पाओगे नहीं, खत्म। क्या हो जाओगे? खत्म। सुनिए, तो हमने बोला पावर हाउस क्यों बोला जाता है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस वजह से? एनर्जी का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, इसीलिए
आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब कहोगे सर कब करता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कब करता है? कब करता है? मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे कर रहा है, थोड़ा बहुत टच करवा दूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या करवा दूंगा? टच। टच करना, घुसने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला कि क्या हुआ, ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू, यहां बस इतना ही लिखवाऊंगा, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या है बेटा? या लिख सकते हो पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट जब खुलता है ना, तब उसमें से ऊर्जा निकलता है, और उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई। नोट करिए, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, मैं मौका दूंगा लिखने का, दूंगा पूरा मौका। सुन तो लो पहले, आ जाओ। ऐसे जब मौका हम ज्यादा देने लगते हैं ना, तो मैं पीछे चला आता हूं थोड़ा सा, ऐसे लिख दूंगा तो बढ़िया से पूरा हो जाएगा, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने बोला अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें, माइटो कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते होंगे, तो कितने पाए जाते होंगे? हा? अरे नंबर ना बता देना गलती से, गूगल मार के। हा? वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, किसी में फिक्स। अब एक बात बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही ज्यादा खाना खाएगा ना जी, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो जो सेल ज्यादा काम करेगा, उस सेल को उतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मतलब उतना पावर हाउस की जरूरत पड़ेगी, और पावर हाउस की ज्यादा जरूरत मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा जरूरत। तो हमने बोला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी अगर संख्या की बात करें, नंबर, किसकी बात करें? बोलो ना। अगर नंबर की बात करें, संख्या, या हम इसी को काउंट कभी कभी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? काउंट। तो भैया ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? और सर वेरिएबल मतलब समझते हैं? वेरिएबल मतलब होता है बदलता रहता है। क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलता रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे? अच्छा, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये वेरिएबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और सर ये जो वेरिएबल बदल रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल जितना काम करेगा, जितना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, उतना ज्यादा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो किस पे डिपेंड करता है? फटाक से जवाब दो। डिपेंड अपॉन दी, क्या लिखोगे? नंबर जो है, वेरिएबिलिटी है, ये डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड अपॉन दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दी सेल। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना। सेल के काम पे डिपेंड करता है। किस पे बेटा? काम। जितना जो काम करेगा, उतना उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बोलो समझ में आया? तो क्यों ना एक हम फार्मूला लिख दें, क्यों ना एक फार्मूला लिख दें। सर आपने फिजिक्स और कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एक है, दो है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दो भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने लिख दिया एक है, ठीक है, सुनना सुनना सीखो पहले, ठीक है, और हमने लिख दिया एक, और ऐसे हमने करके लिख दिया, तो ये इनवर्सली हो गया। क्या हो गया? अगर एक बढ़ेगा तो दो, और दो बढ़ेगा तो एक, और दो घटेगा तो एक घटेगा तो दो, तो इनवर्सली होता है। और ये क्या होता है? डायरेक्टली। पढ़े हो बचपन में? अरे बोलो ना। आइए सर सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक एक बात। हमने बोला एक बात, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। क्या बेटा? क्वेश्चन। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या लिख दिया? एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बोलो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या लिखा? एनर्जी। बोलो ना। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइटो। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। नहीं आया ना? कठिन लग रहा है ना? लग रहा है ना? तो ये आदित्य शंकर का फार्मूला, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं। पूरा लाइन खत्म। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओगे तो एनर्जी भी, एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी। अब सुनो, हमने बोला नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाओगे तो एनर्जी भी, तो काम करने की क्षमता भी। अब नोट कर लीजिए आराम से, मुझे तकलीफ नहीं है। अच्छा एक बात तो, हाँ ठीक ठीक, एनर्जी मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कोई पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया बेटा? थोड़ा तेज तेज लिखो, मतलब जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी।
चलिए फटाफट लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड किस पे करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दी, और हमने बोला फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एनर्जी, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बोला काम ज्यादा करोगे एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट। हाँ चलें आगे बढ़े। तुम लोग इसे सन सन लिखते कितना मजा आता ना, ऐसा आंख बंद करते हन अंदर भन। इन्हें तनो तेज ना लिखो, हन 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 हन, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तुम बहुत तेज सृष्टि लिख रही हो, पेड़ की रफ। गंदा नहीं लिखाना चाहिए, लेकिन राइटिंग बढ़िया, क्योंकि मैंने कई बार बताया है जब कोई अच्छी चीज होती देखने का बार बार मन करता है, और जब अच्छा लिखोगे तभी तो बार बार देखने का मन करेगा ना। कि मन करेगा बताओ, बोलो। खुद की राइटिंग नहीं पसंद है, कितना गंदा लिखा हूं बक। अब जैसे मैं लिखता हूं देखो कितना अच्छे से चीज बढ़िया से। बाबू आ रहा है, चले आगे बढ़े। चलिए सर इसको करते हैं छोटा। अरे मैं कहां आगे बढ़ा रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं। ई से तुरंत से तुम बहुत बड़े दर्द हो। वो कर दिया, इतने में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब दिखेगा, सकलक बुम बुम है। आ जाओ छोड़ो, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। आगे लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिखो, और लिखो प्रेजेंट इन ऑल सेल, प्रेजेंट इन ऑल सेल। यहां थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा परिवर्तन अभी कर रहे हैं, रुकिए। यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमने लिख दिया एक्सेप्ट, क्या लिखा? एक्सेप्ट किसे छोड़ के, जल्दी बताओ, यहां तो जरूर लिखना बेटा। आरबीसी और प्रोकैरियोटिक भी लिखना है आज। एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल किसे छोड़ के बेटा? मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दूसरा हमने बोला एक्सेप्ट यूकैरियोटिक सेल, कौन से बेटा? दो नाम। कितने नाम? दो। यूकैरियोटिक सेल, और दो नाम लिख दो। एक लिख देना आरबीसी, क्या लिख देना? एक क्या लिखोगे बेटा? आरबीसी, जो कि क्या है? एनिमल सेल। कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। और एक हम लिखेंगे क्या, फटाक से जवाब दो, प्लांट सेल। क्या? प्लांट सेल, जिसका नाम है सीव सेल या ट्यूब। ये कौन सा सेल है? ये है प्लांट सेल। कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलिए लिखिए, और यहां प्रोकैरियोटिक के नीचे लिखो, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा मीजोजोम, पढ़ा है ना, पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा मीजोजोम पाया जाता है। ठीक है, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो डिपेंड किस पे करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होगा। आगे
माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यस सर। हमने बोला किन्हें छोड़ के? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? हमने बोला यूकेरियोटिक में कौन? आरबीसी और सीव सेल। आरबीसी क्या है? एनिमल सेल। और सीव सेल क्या है? प्लांट सेल। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलिए सर अगला हेडिंग डालिए। बहुत स्लो हो गए तुम। चलो मत आगे बढ़ो, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। एक लाइन और। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनका खुद का डीएनए होता है ना, तो लिखो हैव देयर ऑन डीएनए। ऑन डीएनए माने खुद का डीएनए। ऑन डीएनए माने अरे ऑन से ही तो ऑनर बना है ना। अरे खुद का है तभी तो मालिक है। अरे बोल ना, अगर खुद का है तभी तो मालिक है। अभी तुम लोग को बहुत मारेंगे बाहर। चलो आगे बढ़ो। वो सब फाउंडेशन के बच्चे हैं। मैं बोल रहा हूं बोलना तो उधर हाँ बोला, हाँ या ना तो हाँ। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं ना। आधा तो तुम ही लोग को डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं देख के। अब कुछ ऐसे मुंह बना के बैठते लगता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर बाबू आ रहा है कितना %? ऑन डीएनए मतलब डीएनए इनका कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड मतलब समझी जाओगे डीएनए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अगला लिखिए, ये हेल्प करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। पहले इतना लिख लो, किसमें हेल्प करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक अभी लिख लिया इतना। वहां से निकली तुम तेज लिखने लगे। संगत का असर पड़ता है। अब आज के बाद वहां दोस्ती नहीं। दोस्ती नहीं है ना। अच्छा नहीं खत्म होगी। इस मामले में देखो, ये सब कहती हैं लड़कियां, दोस्ती कहती हैं, होती नहीं अंदर से। और लड़के दोस्ती करते तो एकदम निभाते हैं। नहीं अरे मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, वो आपस में बात कर रहा हूं। तो बड़ा पता है। अच्छा, हमने बोला कि आपस में अगर दोस्ती करते हैं निभाते हैं। अरे और अगर अपोजिट दोस्ती है तो वो तो निभाते ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये लग रहा बहुत बहुत तगड़ा धोखा खाई है। अच्छा भाइयों को देखा, कोई बात नहीं, तब ठीक है बेटा। तब मैं इस पे नो कमेंट्स हैं। और कोई मैटर नहीं है ना, ठीक है। आओ आगे आओ। चलो भैया, ठीक है, उस पे हम नहीं कुछ कह सकते ना। देखो भाई भाई में अलग चीज होता है, वो तो झगड़ा होता है, लेकिन दोस्त दोस्त में बहुत घनिष्ठता होती है। अच्छा, अपने भाइयों को देखी हूं उनके दोस्तों के साथ, क्या जरूरत थी देखने की? क्या जरूरत थी बताओ, इतना क्यों देख? अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ भैया, आ जाओ। ठीक है नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ। क्या पढ़ाना था? हाँ ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया कौन होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए सर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प। कौन से रिस्पायरेशन में? कौन से रिस्पायरेशन में? हेल्प इन एरोबिक रिस्पिरेशन। अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लिख लो यहां पे, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन। अब सुनिएगा क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझ में? सर हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन इन प्लांट, क्या पढ़ा था? और रिस्पायरेशन इन प्लांट में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस भी एक रिस्पायरेशन है लेकिन एनारोबिक। कैसा है? फर्मेंटेशन भी एक रिस्पायरेशन लेकिन एनारोबिक। क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो होता है एरोबिक। कैसा होता है? एरोबिक। और हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये भी एक तरीके का एरोबिक है। क्या है? अब सुनिएगा, हमने बोला एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। मान लीजिए आपके अंदर मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब सुनिएगा एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होता है, जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे बोलो ना, अरे बोलो भैया, अरे बोलो ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब सुनना, सर 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 एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होता है? अब सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां क्या होता है? एरो पे ध्यान देना, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं कि होता है कि नहीं होता है, ये सब नहीं। एरोबिक रिस्पायरेशन एरो क्या कह रहा है, किसमें होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो यहां पे प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? किसका प्रोडक्शन होगा? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। किसका प्रोडक्शन होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना। तो लिखा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प किस में करता है और एरोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है, कब होता है, तो प्रोडक्शन किसका होता है? बोलो समझ में आया? चलिए नोट करिए। अब साइज और शेप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के साइज और हो गया। 4 लोग बोले नहीं हुआ, जीवन में नहीं होगा इसे। कितने बजे तुम लोग की क्लास है जी? टाइम तो हो गया यार, हैं? अभी नहीं हुआ टाइम? नहीं हुआ है? चलो थोड़ा पढ़ा देते हैं। और कैसे प्रोडक्शन होता पहले सुन लो, कैसे प्रोडक्शन होता पहले सुन लो। आ जाओ सर। अच्छा यही तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना? मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? अरे बोलो ना। माइटोकॉन्ड्रिया है। तो चलो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कट करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखेगा? मान लो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। बोलो, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है मान लो आपका कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। अरे बोलो ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो बोलो भैया। अब सुनना, ये है आउटर और ये है आउटर और ये है। और हमने बोला इनर मेम्ब्रेन में ही तो फोल्डिंग होती है और इसी फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और क्रिस्टी पे क्या मौजूद है? ऑक्सीजोम। क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? और इसके 2 गेट होते हैं। ये होता है F1 की F0। है क्या होता है? F0 की F1, F0। और ये होता है F1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सुनना कैसे एटीपी प्रोडक्शन होता है। अच्छा यही तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बेटा? बोलो हाँ या ना? यही है ना माइटोकॉन्ड्रिया? अरे बोलो ना।